दो अलग प्रॉब्लम्स को डील करते हैं ना। एक प्रॉब्लम जो आपके सामने है, इसको तेजी से आप नोट करो, तो हम इसके सॉल्व करने का जो तरीका होगा उसको मैं समझाता हूँ। इसमें कौन कौन से कंसेप्ट छुपा हुआ है और क्या इसके तरीके होंगे, है ना। पहले प्रॉब्लम नोट कर लीजिए। देखिए, बहुत आसान है इसको सॉल्व करना। देखिए, और ये इसके बाद इससे मिलता जुलता मेरे ख्याल से सभी प्रॉब्लम आप डील कर ही लेंगे। देखो, ये जो दो आर्क दिख रहा होगा, है ना, एक देखो ए बी एक आर्क दिख रहा है और एक डी सी आर्क दिख रहा होगा, और दोनों का सेंटर कहाँ पे है। तो आप फिगर से समझ गए हो कि वो जो है इसको क्या बोला जा रहा है, दोनों ये जो आर्क है ए बी और डी सी दोनों का सेंटर है ओ, और इसी ओ पे हमको क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड। यही हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो और दो चार इसमें हिस्से हैं। पूरा जो फिगर देखोगे, इस पूरे जो वायर के सेटअप है इसको मैं चार हिस्से में देख सकता हूं। देखो, एक तो बी से लेके ए तक एक आर्क दिख रहा होगा, बी टू ए एक सर्कुलर आर्क दिख रहा होगा आपको। उसके बाद आपको ए से लेके डी तक एक छोटा सा स्ट्रेट वायर के टुकड़ा दिख रहा होगा। कहां से कहां, ए टू डी दिख रहा है सबको फिगर में। और फिर डी से सी तक एक दूसरा आर्क आपको दिखाई दे रहा है, डी से सी तक। और उसके बाद सी से बी तक आते समय आप देखेंगे एक छोटा सा स्ट्रेट वायर के टुकड़ा फिर से हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है ना। तो इन सभी के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, हम ऐसा कह दें कि सभी चारों टुकड़ों का हम अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे। और ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड कैसा क्वांटिटी होता है आप जानते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो जब इन चारों टुकड़ों के वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल जाए पॉइंट ओ पे, उन सब का हम क्या कर देंगे, वेक्टर एडिशन। क्या करेंगे, वेक्टर एडिशन, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो जानकारी है, आप थ्योरी पढ़ते समय मैं आपको दे चुका हूं। वो जानकारी ये था कि अगर हम एक स्ट्रेट वायर हो, हमारे पास क्या हो, स्ट्रेट वायर, है ना। ये मान लीजिए हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है, ठीक है। आपको ये मैं बताया था कि स्ट्रेट वायर में जब हम क्या करते हैं बताइए, उसके सीधाई में अगर कोई पॉइंट हो, जैसे ये ए से बी एक स्ट्रेट वायर है मान लीजिए, और इसी स्ट्रेट वायर के सीधाई में अगर कोई पॉइंट हो, मान लो कोई पॉइंट पी हो, और हमसे पूछा जाए व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी, यानी कि बीपी आपसे पूछा जा रहा है, तो मेरे ख्याल से आपको पता है, मैं थ्योरी पढ़ाते समय बता चुका हूं, कितना होगा, जीरो, है ना। स्ट्रेट वायर के सीधाई में जो करंट का डायरेक्शन है, या तो करंट के डायरेक्शन में या फिर करंट के उल्टे तरफ, मतलब चाहे पी पे हो या फिर चाहे कोई पॉइंट यहाँ पे क्यू बनाया होता, वो भी लाइन के सिधाई में ही होता। अगर तो अगर आपसे बी एट क्यू पूछा जाता तो भी आप क्या कहते, जीरो। ये याद है सबको, है ना। ये सबको याद होगा मेरे ख्याल से, है ना। तो ध्यान रखिएगा कि स्ट्रेट वायर जब भी होता है, उसके सिधाई पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हमेशा कितना होगा, जीरो। अगर उसके सिधाई में कोई पॉइंट फंस जाता है तो आप सीधे सीधे बोल दीजिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, जीरो। यहां तक क्लियर है। तो इसको मैंने क्यों अलग से बताया, मेरे ख्याल से वो आप समझ ही गए होंगे। ये जो बी से सी तक दिखाई दे रहा है, या फिर सी से बी, ये वाला हिस्सा, ये वाला वायर का टुकड़ा, और डी ए वायर का जो टुकड़ा है, देखो ओ पॉइंट इन दोनों ही टुकड़े की सिधाई में है। कितने लोग समझ रहे हो, जो सी से बी तक वाला वायर है उसके भी सिधाई में कौन सा पॉइंट है, ओ पॉइंट है। और डी से ए तक के सिधाई में ही कौन सा पॉइंट फंस गया, ओ पॉइंट फंस गया। तो समझ गए होंगे, इन दोनों के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा बताओ, जीरो। समझ रहे हो लाला, क्लियर है यहां तक। मेरे ख्याल से यहां तक में कोई दिक्कत तो होगा नहीं, ठीक है। तो क्योंकि ये इसी वायर के सिधाई में फंस गया है, तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो। तो दो हिस्सा तो हमारा सॉल्व हो गया, क्लियर। तो हम कह सकते हैं, जैसे ऐसा सीधे सीधे लिख दो कहीं पे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डी ए डी वायर ये भी जीरो है, और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सी बी वायर वो भी कितना है, जीरो। तो ये दो हिस्सा तो सॉल्व हो गया, ठीक है ना।
अब बचा है ए बी जो आर्क सेक्शन है और डीसी है। अच्छा ये बताओ, अगर मैं ये कहूं कि हमारे पास एक पूरा पूरा सर्किल होता, पूरा सर्कुलर करंट कैरिंग अगर लूप होता, तो मेरे ख्याल से आपको याद होगा इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, याद है? बी नॉट लिखा करता था, है ना? बी नॉट बराबर आता था म्यू नॉट आई बाई 2 × R, ये याद आता? म्यू नॉट आई बाई 2R, वेयर R इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप, यही आता था। और हम आपको बताए थे शायद, अगर इसी में से अगर छोटा सा एक आर्क लिया जाए जो कि सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करे, थीटा, तो उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, थीटा बाई 360, या फिर कह लो थीटा बाई 2 पाई इंटू बी नॉट। याद आया सबको? बी नॉट मतलब पूरे वायर की वजह से जितना होता है। एम आई क्लियर? तो बस लगा दो। तो देखो ए बी जो वायर है ये कितना, इसका सेंटर ही, ओ ही इसका सेंटर है, और एंगल कितना बना, थीटा। तो ए बी वायर की वजह से, यानी कि बी ड्यू टू ए बी वायर कितना लिखोगे, थीटा अपॉन 2 पाई इंटू बी नॉट। बी नॉट मतलब म्यू नॉट, करंट है आई के बराबर, और इंटू अपॉन 2, और इस वाले जो सर्कुलर लूप का ये जो आर्क है इसका रेडियस कितना है, स्मॉल ए। क्या मैंने सही लिखा है? इतना ही आएगा। अच्छा, सबको डायरेक्शन पता करना आता है ना राइट हैंड थंब रूल से? ठीक है, देखो जरा, करंट बी से ए के तरफ है, तो अपने राइट हैंड के उंगलियों को बी से ए के तरफ जरा कर्ल करो जरा, बी से ए। तो आप देखेंगे आपके अंगूठा ओ पॉइंट पे ऊपर के तरफ आ रहा होगा, आपके खुद के तरफ। सही कह रहा हूं? तो मैं इसको अगर डायरेक्शन वाइज लिखना चाहूं वेक्टर फॉर्म में, तो क्या करूंगा, इसके ऊपर एक एरो लगा दो, और यहाँ पे बगल में निशान क्या बनाओगे, बाहर की तरफ आ रहा है तो गोला लगाओ, और एक क्या बना दो, डॉट। समझ गए हो सब लोग? तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी सेक्शन। अब बचता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डीसी सेक्शन। चलो डीसी के लिए भी सेम फॉर्मूला तो सेम लगेगा, थीटा बाई 2 पाई म्यू नॉट, करंट तो उतना ही है, अपॉन क्या लिखोगे बताओ जरा, करंट इसमें इसका रेडियस कितना होगा, देखो बी के बराबर है ना, क्योंकि ये वाला बड़ा सेक्शन है, तो ये लिखेंगे हम 2B। ठीक लिखा हूं? और इसके वजह से डायरेक्शन कैसा होगा बताओगे जरा? करंट डी से सी के तरफ जा रहा है, तो राइट हैंड का जो उंगलियां है उसको डी से सी तक घुमाइए, तो देखेंगे आप जो अंगूठा है वो कहां जा रहा है, अंदर के तरफ। कितने लोग समझ गए हो? कितने लोगों के अंदर की तरफ गया है? अंदर की तरफ गया होगा, तो हम लगाएंगे क्या इसका सिंबल, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किससे होगा, क्रॉस से। ठीक है ना? तो मेरे ख्याल से सब लोग समझ गए होगी दोनों के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उल्टे डायरेक्शन में होगा, उल्टे डायरेक्शन में होगा, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। तो वेक्टर एडिशन में मतलब इस केस में हमें सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। समझ गए हो ना? दोनों का डायरेक्शन उल्टा है। तो जो इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड होगा एट ओ, उस वो कैसे पता है, चारों को जोड़ना था तो दो, पहले दो की वजह से तो जीरो था, तो उनका तो कोई इशू ही नहीं है। तो यहाँ पे बचा कितना बताओगे? बड़ा सिंपल है, देखो जरा, हम थीटा म्यू नॉट आई बाई, बताना सही लिख रहा हूं कि नहीं, 4 पाई तो मैं सीधे 4 पाई तो मैं सीधे कॉमन ले सकता हूं, ठीक है ना? और ब्रैकेट में बचेगा 1/a माइनस 1/b। और जानते इफेक्टिवली मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, ऊपर के तरफ। कितने लोग एग्री करते हो? क्योंकि देखो ए बी जो वायर है ये इस ओ पॉइंट के ज्यादा पास में है कि नहीं है? जो ए बी सेक्शन है वो ओ पॉइंट के ज्यादा पास में है, तो इस वजह से ए बी सेक्शन का जो डोमिनेंसी होगा ओ पॉइंट पे वो ज्यादा होगा कंपेयर टू द डीसी सेक्शन। ये बात सबको क्लियर है? डीसी से पॉइंट ज्यादा दूर में है, तो ज्यादा दबदबा या ज्यादा इंपैक्ट हमें किसके वजह से देखने को मिलेगा, ए बी की वजह से। तो इसीलिए मैंने डायरेक्शन ए बी के हिसाब से डिसाइड कर लिया। एम आई क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। नहीं है ना? इसको चाहे तो आप सिंप्लीफाई भी कर सकते थे। हो सकता है आपके एग्जाम में जो ऑप्शंस हो जेई के टाइम पे या पीएमटी के टाइम पे, तो वो हो सकता है ऐसा भी दिया हुआ हो। ठीक है ना? तो बात दोनों एक ही है, और डायरेक्शन आप ऐसे बता देंगे। हो सकता है आपके डायरेक्शन सीधे सीधे लिख दे, इनवर्ड आउटवर्ड, तो इस केस में आप चाहे ये डॉट से दिखाओ, और चाहे आप क्या कह दो इसका डायरेक्शन आउटवर्ड या आउट ऑफ द प्लेन। समझ गए हो कि नहीं? क्लियर है? तो क्या आप एग्जाम में जवाब दे लेंगे कि नहीं दे लेंगे? दे लेंगे ना? ठीक है, क्लियर है यहां तक? है ना? नोट कर लीजिए जिससे बन गया हो। कितने लोगों का सेम आंसर आया है? जिनका नहीं आया है तो वो नोट कर लीजिए। देखो तो एक ये प्रॉब्लम है हमारे सामने, ठीक है ना? प्रॉब्लम कहता क्या है पहले तो वो समझ लीजिए।
कि आप देख रहे हो ये दो डिस्क नहीं है, दो रिंग है, ठीक है ना, क्लियर करिएगा। ये जो दोनों देख रहे हो आप, ये रिंग है, ठीक है ना, और रिंग के बाहर क्या चलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, करंट, ठीक है ना, उसके पूरे पेरीफेरी में। तो हमारे पास दो रिंग है, ठीक है। तो देखिए ये रहा ओवरऑल प्रॉब्लम। आप देख सकते हैं जो पी पॉइंट है वो पहले वाले सर्कुलर लूप के भी एक्सियल पॉइंट पे है, एक्सिस के ऊपर किसी पॉइंट पे, और जो पी पॉइंट है वो दूसरे वाले का भी, सेकंड वाले का भी एक्सिस के ऊपर है, ठीक है ना। पहले वाले का रेडियस कुछ r1 कंसीडर कर लो और दूसरे वाले का कुछ r2, ठीक है ना। तो पहली बात तो आपको रिंग के वजह से उसके एक्सिस के ऊपर किसी भी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है वो जानकारी होना जरूरी है। तो मेरे ख्याल से ये जानकारी आपको है, फिर भी मैं लिख लेता हूं। कितना होता है बताना जरा। B इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2, यही होता है। और डायरेक्शन आप राइट हैंड थंब रूल से निकाल लेंगे कि हम रिंग के हिसाब से उंगलियों को घुमाएंगे तो अंगूठा जिस तरफ पॉइंट करेगा उधर उसका डायरेक्शन आता है, ये जानकारी आपको है। तो बस सिंपल सी बात है, पहले हम ये पता करते हैं पहले वाले लूप की वजह से यहाँ पे कितना होगा। तो बताओ, मैं पहले वाले लूप की वजह से B1 लिख दूं, चलेगा? इसको मैं 1 से सफिक्स दिखाऊंगा और दूसरे वाले को 2 से, ठीक है, सिंपल सी बात है। फर्स्ट वाले को 1 यूज कर रहा हूं, सेकंड वाले के लिए 2 सफिक्स यूज कर रहा हूं, ठीक। तो पहले वाले की वजह से बनेगा म्यू नॉट आई, ये ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में आ चुका है आपके बोर्ड एग्जामों में, अपॉन 2 इंटू r1 का स्क्वायर प्लस यहां से डिस्टेंस कितना है पहले वाले रिंग से P पॉइंट का A, तो A का स्क्वायर 3/2। अब बचता है डायरेक्शन बताना, ठीक है। कोई डायरेक्शन बता के देगा? तो राइट हैंड पाम रूल लगाओ जरा। अगर मैं देखो, थोड़ा सा मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसको अगर मैं एक्स एक्सिस मान के चलूं, ठीक है ना, आप एग्जाम में भी ऐसे ही बनाएंगे, इधर वाले को वाई एक्सिस मानूंगा और इधर इसके परपेंडिकुलर क्या मानूंगा, जेड एक्सिस। तो कितने लोग एग्री करते हो कि इसका डायरेक्शन जो आ रहा है वो माइनस आई कैप आ रहा है? राइट हैंड पाम रूल लगाओ जरा। पहले वाले की वजह से जो डायरेक्शन आ रहा है वो माइनस आई कैप आ रहा है। एम आई क्लियर? वेरी गुड। तो ये तो निपट गया, ठीक है ना। दूसरे वाले की वजह से देखो, मैं B2 लिख देता हूं, फॉर्मूला सेम है, म्यू नॉट, अच्छा यहाँ पे आर की जगह पे r1 स्क्वायर लगेगा, म्यू नॉट आई r2 का स्क्वायर अपॉन यहाँ पे भी आप 2 r2 प्लस इसके डिस्टेंस कितना है पॉइंट B का, B के स्क्वायर और 3/2, और इसका डायरेक्शन दिमाग लगाओ, राइट हैंड पाम रूल लगाओ जरा, देखो। तो मेरे ख्याल से सबको मिल गया होगा, प्लस जे आ रहा होगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस आ रहा है तो प्लस जे है कि नहीं। तो लिख दो इसके बगल में प्लस जे, इसके बगल में लिखिए प्लस जे। अब बेस्ट ऑप्शन ये है, अगर आपके पास थ्योरी सवाल आया होता ना, ये मतलब सीधे सीधे जैसा मैं दिया हूं ऐसा अगर आया, अगर ऑब्जेक्टिव नहीं है तो बेस्ट ऑप्शन तो ये है, आप ऐसे ही जवाब लिख दो। क्या लिखो जरा देखो, B एट P इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे जानते हो ना, दोनों को सीधे सीधे ऐसा ही लिख दो, आई और जे के सबसे आंसर सही है, मतलब मैं ऐसा लिख दूं, देखो म्यू नॉट, अच्छा इसमें I1 था ना, दोनों में करंट भी अलग अलग था, तो I1 I2, तो क्या है तो पूरा ही लिख दो, म्यू नॉट I1 R1 का स्क्वायर, आगे माइनस साइन लिख दो चाहे तो, 2 R1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2 पावर के साथ, और आई कैप प्लस म्यू नॉट I2 R2 का स्क्वायर अपॉन 2 R2 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के पावर 3/2 और साथ में जे कैप। समझ गए हो ना? ये आपके फाइनल आंसर है एज अ वेक्टर फॉर्म, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर थ्योरी में ये सवाल आया होता तो हमें इससे अधिक कुछ नहीं करना है, फालतू परेशानी में इसके बाद पढ़ना ही नहीं है। कितने लोग समझ गए मेरी बात? कुछ और कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आई जे के में लिख के आप छोड़ दीजिए, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, आपको कोई गलत नहीं बताएगा यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन क्या होगा, कई बार ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, बोल देगा कि मैग्नीट्यूड कितना है बताओ, ठीक है ना, बोल देगा कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है इसका मैग्नीट्यूड क्या है वो बताइए। तो मैग्नीट्यूड बताने का वेक्टर फॉर्म अगर आपको थोड़ा सा याद हो
तो मेरे ख्याल से आप मैग्नीट्यूड बहुत आसानी से बता सकते हैं। कैसे? अगर आपको याद हो कि जैसे मान लो कोई वेक्टर ए दिया हुआ है, ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, अगर ऐसा है तो मेरे ख्याल से आप वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो निकालना जानते हो, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। कितने लोगों को दिमाग चल गया? समझ गए हो ना? तो बस क्या करना है, आप भी समझ गए होगे। तो अंडर रूट ये जो आया है इसका स्क्वायर है ना, प्लस इन दोनों का स्क्वायर करके क्या कर देना था, जोड़ देना था। समझ गए हो? और उसमें से जो कॉमन आएगा उसको आप कॉमन निकाल लीजिए, वही आपका फाइनल आंसर है। एम आई क्लियर? ठीक है। और डायरेक्शन क्या आएगा? तो बड़ा सिंपल है, पहले वाले की वजह से जो डायरेक्शन आया है देखो इधर आया है, और दूसरे वाले की वजह से जो डायरेक्शन आया है वो इधर आया है। ठीक है ना? तो इन दोनों रिजल्टेंट का डायरेक्शन आप समझ गए होगे, यहाँ पे कहीं पे आएगा। अरे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन नहीं लगा लेंगे, है ना? और कितना एंगल पे होगा वो भी बता सकते हो, याद है? अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लूं, इस एंगल को थीटा मान लूं, तो ये जो ट्रायंगल देख रहे हो इसमें टेन थीटा बराबर क्या लिखोगे, दिस अपॉन दिस लिखोगे कि नहीं लिखोगे? लिखोगे। और इसका वैल्यू आपको पता है नहीं पता है? ये रहा, आप निकाले तो हो, ये रहा B2, ये कौन है, B2 के बराबर ही तो है, और ये कौन है, B1 के बराबर है। तो सिंपली आप क्या लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू B2 बाई B1। तो थीटा इज इक्वल टू आप चाहे तो लिख दो tan इनवर्स B2 बाई B1। और अगर एंगल आप यहां से बताना चाहते हो तो अगर ये वाला एंगल कुछ बीटा मान लिया तो फिर यहां पे tan बीटा लगाओगे इस वाले ट्रायंगल में। समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो? ठीक है ना? तो आपको क्या लिखना पड़ता, tan बीटा बराबर ये परपेंडिकुलर बनता आपकी बार, यानी कि B1 बाई B2। तो बीटा बराबर tan इनवर्स B1 बाई B2। कितने लोग समझ गए? बहुत सिंपल है। अगर वेक्टर थोड़ा सा रिवाइज करे रहोगे तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएगी। अगर यहाँ पे कुछ किसी को अगर थोड़ा दिक्कत हो रहा है उसकी वजह एक ही हो सकता है कि उसको वेक्टर भूल गया है। एम आई क्लियर? ये दोनों क्वेश्चन हो गया है सबको क्लियर? पहला वाला कुछ अलग था, इसमें कुछ अलगपन था, तो मैंने आपको बता दिया है ना। क्लियर है? तो ये दोनों क्वेश्चन सबको समझ में आ गया है ना। तो अब आगे के क्वेश्चंस आप इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस आपको मिलते चले जाएंगे इसी वर्मा वगैरह में या एनसीईआरटी में, आप उनको करते चलिए। कल हम लोग कुछ क्वेश्चन इनसे कुछ हटके हो सकता है, कुछ इससे मिलता हुआ, कल संडे है ऑल दो, तो कल क्लास रहेगा और कल फिर मिलते हैं कुछ नए प्रॉब्लम्स के साथ में। ठीक है?